अरे अभी लोग चाय पी वो नाश्ता करके आए ना, हमारे नाश्ता नहीं करा। हाँ, तो मिला रही है, सब करेंगे। नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। कोरोना को लेकर लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोको और टोको जी मीडिया का बड़ा अभियान है, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज ये हालात ऐसे हो गए कि जान पर एक अदृश्य वायरस का खतरा भारी है। कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि हम अभी नहीं संभले तो आने वाले वक्त में संभलने का वक्त नहीं मिलेगा। देश में पिछले कुछ दिनों में ही कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वक्त बहुत ज्यादा नाजुक है और सावधानी ही एकमात्र बचाव है। इस बार संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि ये वायरस किसी को भी 1 मिनट की लापरवाही में ही इन्फेक्ट कर दे रहा है। वैक्सीनेशन इसकी दवाई जरूर है, लेकिन असली बचाव हमारे चेहरे पर लगा मास्क ही है। इसलिए आइए जो भी लापरवाही कर रहा है उसे रोकें और टोकें और इस चेन को बढ़ने से हम रोकें। कोरोना को लेकर जी मीडिया की मुहिम लगातार जारी है, इसमें आप भी साझेदार बने। बाजार में ना घूमे बिना मास्क लगाए। अरे अभी लोग चाय पी वो नाश्ता करके आए ना, हमारे नाश्ता नहीं करा। हाँ, तो मिला रही है, सब करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम रोज सभी लोगों से बात करते हैं, चाहे वो आपके जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो प्लाज्मा डोनर्स हों, डॉक्टर्स हों, समाज सेवी हों, मनोचिकित्सक हों, उनसे हम बात कर कर आप तक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ विवेक नारायण शेजवलकर जी जुड़ गए हैं, ग्वालियर से सांसद हैं। विवेक जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। विवेक जी, ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों की हम बात करें, स्थिति नाजुक है। नाजुक इसलिए क्योंकि अभी संभलना बहुत जरूरी है। लगातार हमारी अपील लोगों से है कि वो अभी संभल जाएं, नहीं तो आगे जाकर संभलने का वक्त भी नहीं मिलेगा। और वैसे हालात बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या रणनीति है ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों के लिए सर आपकी? ये की बड़ी चुनौती है और चुनौती का सामना जनता और हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। आज सबसे पहली आवश्यकता इस बात की कि जब लगातार बढ़ रहे हैं तो प्रॉपर टेस्टिंग उनकी हो, उनके अस्पतालों की व्यवस्था हो और अधिक से अधिक लोगों को जल्दी जल्दी उपचार हम लोग करा सकें। इस दृष्टि से लगातार जिला प्रशासन जनप्रतिनिधि मिलकर इसके लिए प्रयत्नशील हैं। आज की स्थिति में कोई विशेष दिक्कत या कोई विशेष शॉर्टेज किसी चीज़ की मेरा मानना है। ठीक, विवेक जी आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे आपसे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो तमाम बातों का हम जिक्र करेंगे। ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों में आखिर क्या इंतजाम है, क्या लोगों को दिक्कत हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो किस तरह से लाभ पहुंचाने की कोशिश हो रही है, ये भी हम उनसे जानने की आगे कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि आखिर कोरोना वायरस के लक्षण क्या है। वैसे तो बहुत सारे लक्षण हैं और कई बार जो नया म्यूटेंट होता है कोरोना का, उसके नए लक्षण सामने आते हैं। सबसे पहला लक्षण सिरदर्द, दिन भर सिरदर्द होगा और वीकनेस होगी, ये एक बड़ा लक्षण है। सांस लेने में तकलीफ, कई लोगों को ये देखने को मिली है। मांसपेशियों में दर्द यानी कि बॉडी एक की समस्या भी लोगों को सामने आ रही है। बुखार और जुकाम की समस्या भी है, ये एक बड़े लक्षण के रूप में सामने आता है। अगर आपको फीवर है, अगर आपको दिन भर सरदर्द कर रहा है, बॉडी एक यानी कि आपके बदन में दर्द है, साथ ही आपको कोल्ड एंड कफ की बीमारी है, आपके गले में इचीनेस आपको लग रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है, यानी कि आपके गले में आपको स्वेलिंग यानी कि सूजन जैसा महसूस हो रहा है और खांसी आ रही है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। तमाम लक्षण हैं जो कि कोरोना के देखने को मिले हैं। और सबसे बड़ा लक्षण आजकल जो ज्यादातर कोरोना वायरस से जो संक्रमित है उन्हें सामने आ रहा है वो ये कि उन्हें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। सांस लेने में दिक्कत, बॉडी में रैशेस की भी समस्या हो सकती है, तो ये एक लक्षण के रूप में सामने आ सकता है। लेकिन हमारी आपसे अपील है कि अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण देखने को मिलते हैं, मामूली लक्षण भी है, माइल्ड सिम्टम्स भी हैं, तो आप डॉक्टर को संपर्क करें। और बचाव क्या कर सकते हैं, अगर आप घर में अभी हैं और चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम या फिर कोरोना की चपेट में आप ना आए, तो आप आंवले का इस्तेमाल करें, लाल या फिर पीली शिमला मिर्च का इस्तेमाल करें, संतरे का इस्तेमाल करें, बेरीज आप खा सकते हैं, अंगूर, स्ट्रॉबेरीज और डार्क चॉकलेट, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
कुछ फ्रूट्स इसमें से ऐसे हैं जो कि विटामिन सी से युक्त होते हैं। कई डॉक्टर्स की सलाह यह भी है कि आप विटामिन सी से युक्त जो दवाइयां आती हैं उनका भी सेवन कर सकते हैं। जिंक युक्त जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनको भी आप लेना शुरू करें। बहुत ज्यादा जिंक नहीं, लेकिन जिंक बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। लहसुन आप ले सकते हैं, अच्छा एंटीबायोटिक ये माना जाता है। अगर आप लहसुन और अदरक का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो ये आपको कोरोना से बचाने में बहुत सक्षम रह सकता है। संतरा और नींबू की इसलिए लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि विटामिन सी से ये युक्त होता है। लोग विटामिन सी की गोलियां आजकल ले रहे हैं। नेचुरली अगर आपको विटामिन सी मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए आप संतरा खाएं। संतरा अवेलेबल नहीं है तो नींबू पानी पिए, ठंडे पानी में नहीं, लेकिन हाँ वार्म वाटर में आप, ल्यूक वार्म वाटर में आप नींबू का जो रस है वो पी सकते हैं, जिससे आपको काफी हद तक निजात कोरोना से मिल सकेगी। तुलसी का इस्तेमाल करें, चाय बना रहे हैं तुलसी अदरक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब विवेक जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, आप बता रहे थे कि किस तरह से इंतजाम है आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर अस्पतालों के, बताइए सर। जी 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 देखिए, यहाँ पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इलाज किया जा रहा है, सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। करीब 9 सरकारी अस्पताल है हमारे इस जिले के अंदर और करीब 72 ऐसे निजी अस्पताल हैं जिनको कोविड सेंटर्स के रूप में इलाज वहाँ पर किया जा रहा है। लगभग 2700 बिस्तरों का इंतजाम यहाँ पर है और अभी करीब मेरे ख्याल से 1500-1600 के करीब यहाँ पर भर्ती अभी होंगे। अभी बिस्तर हमारे पास खाली है। कई बार दिक्कतें होती है कि जिस अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं मरीज, वहाँ पर बेड उपलब्ध नहीं होने के कारण कई बार एक तरह से कैओटिक स्थिति बनती है। पर मेरा जनता से ये निवेदन है कि जहाँ पर अवेलेबल हैं वहाँ पर जाएँ, मरीज को भर्ती कराएं। इंसिडेंट कमांडर्स के रूप में सभी क्षेत्रों के अंदर मार्गदर्शन करने के लिए अधिकारी हैं। कंट्रोल कमांड सेंटर में एक टोल फ्री नंबर भी है जिसके माध्यम से हमें पता लग सकता है कि कितने बेड्स कहाँ पर खाली है, कहाँ पर हमको मिल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही लक्षण प्रकट होते हैं इंसिडेंट कमांडर को सूचित करके तत्काल उसका टेस्ट कराएं। ज़रूरत हो तो अस्पताल में एडमिट हों, अगर अस्पताल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं हो तो घर पर ही क्वारंटाइन में रहकर उसका उपचार प्रारंभ करें। मेरा मानना है कि ये सभी अगर सावधानियाँ हम लोग बरतेंगे, और सबसे बड़ी बात तो कि क्वारंटाइन रहें, लोगों से मिले नहीं, आइसोलेशन में रहें, अपने परिवार वालों के साथ भी नहीं मिलें, तो मेरा मानना है कि इसका प्रसार जो तेज़ी से फैल रहा है उसको रोकने में हमको मदद मिलेगी। जो एक तरह से प्रोटोकॉल है और आजकल यहाँ पर हमने कोरोना कर्फ्यू भी लगा हुआ है, उसका पालन करें, घर के बाहर नहीं निकले, और सबसे बड़ी बात मास्क का आग्रह जरूर करें। मास्क के बिना कहीं भी नहीं निकलें। जैसे हम कपड़े पहनते हैं उस तरह मास्क भी अपने एक लाइफस्टाइल का एक ज़रूरी अंग हम बना लें, तो मेरा मानना है कि बहुत सारी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। आज मास्क सबसे बड़ी दवाई है, मास्क सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा जो दवाइयों की बात है, ग्वालियर के अंदर दवाइयों के बारे में कोई ऐसी परेशानी नहीं है। रेमडेसिविर के बारे में कई लोग आग्रह करते हैं, आज भी वो एक्सपेरिमेंटल ड्रग ज़रूर है, पर कई डॉक्टर्स उसको जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, उसकी भी पर्याप्त मात्रा ग्वालियर के अंदर। लेकिन विवेक जी, ऐसा लगता है कि एक पूरा नेटवर्क बना लिया गया है और ये बड़ी ही विकृत मानसिकता वाली बात है कि एक इंजेक्शन जो कि केंद्रीय गाइडलाइंस के हिसाब से 899 से लेकर 3490 रुपए तक के बीच में मिलना चाहिए, वो 60,000 रुपए में लोगों को मिल रहा है। इंदौर की ही हम बात कर लें, वहां पर भी, ग्वालियर की भी अपनी अलग स्थितियां हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे जान पहचान वाले हैं जो कि लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाए। अब ये नहीं पता कि डॉक्टर उन्हें बार बार रेमडेसिविर इंजेक्शन लिख रहे हैं और वो फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन के पीछे भाग रहे हैं लोग, उनको 60,000 रुपए मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा नेटवर्क बन गया। ये कालाबाजारी रोकने के लिए कदम उठाना बहुत जरूरी है। अच्छी बात है कि रासुका तक की कार्रवाई हो रही है अब उनके ऊपर। जी जी देखिए, मेरा इसमें कहना यह है कि लोगों को इसके लिए एजुकेट करने की ज़रूरत है। जैसे ग्वालियर में इसके वितरण की व्यवस्था बनाई गई है। व्हाट्सएप पर अपने अपने आवश्यकता अनुसार जो हॉस्पिटल्स हैं, दवाई ये केवल अस्पतालों में उपलब्ध कराई जा रही है, वो अपनी रिक्वायरमेंट भेजें और ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो जितनी भी दवाइयाँ आती हैं, जितनी भी खेप यहाँ पर आती है रेमडेसिविर की, उसके हिसाब से उसका अलॉटमेंट करते हैं इंडिविजुअल बेसिस पर और अस्पतालों को। तो मेरा मानना है इस तरह की अगर व्यवस्था बनाए और जनता उसको सपोर्ट करे, तो मेरा मानना है कि जो आप जो समस्या बता रही हैं और जो वास्तव में एक बड़ा दाग है हमारे समाज पर कि इस समय लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और लोगों की जान की कीमत न समझते हुए कीमत वसूल रहे हैं, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। पर फिर मेरा मानना है कि जो सरकार जो व्यवस्था बनाती है, जो सिस्टम बनाती है, उसमें अगर चलने का हम प्रयास करेंगे तो मेरा मानना है कि बहुत सारी दिक्कतें दूर हो सकती हैं।
और सरकार का विवेक भी जी, ये कर्तव्य तो है कि वो सिस्टम हिंदुस्तान बनाए, है, उस यहाँ सिस्टम के पर प्रति लोगों का विश्वास जनसंख्या हो। बहुत ज़्यादा है, मेडिकल सुविधाएं भी हालांकि उसके हिसाब से अब कम पड़ने लगी हैं, क्योंकि एक दिन में 2.5 लाख से ज़्यादा केसेस रोज सामने आ रहे हैं। बाहर के देशों की ही बात कर लें, अगर हम डेवलप्ड जो कंट्रीज मानी जाती हैं, वहाँ पर एक दिन में इतने केसेस आ रहे हैं, उनका मेडिकल सिस्टम कोलैप्स्ड कर गया है। और कल की ही बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात सबके सामने रखी कि अगर दिल्ली में भी ऐसे हालात बन रहे हैं तो यहाँ का भी आने वाले दिनों में मेडिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें, स्थितियां बहुत खराब हैं, लाइन में लगे लगे लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन यहाँ की सरकार ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि हमारा मेडिकल सिस्टम आगे जाके कोलैप्स कर सकता है, लेकिन स्थितियां बहुत खराब हैं। क्या आप ये मानते हैं? नहीं, देखिए, एक्सेप्ट करने की बात कोई नहीं है। जो सामने जो दिख रहा है उसको तो ये नहीं कोई कह सकता कि परेशानी नहीं हो रही है। पर मेरा इसमें बिल्कुल स्पष्ट मत ये है कि अगर अपन ये माने कि पिछले बार जब कोरोना आया था तब वो बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन उसका चलाना पड़ा, पर आज स्थितियां जो है काफ़ी कुछ हमारे पक्ष में इसलिए हैं कि आज हमारे पास वैक्सीन है। आज हम इस बीमारी के बारे में बहुत सारी बातें जानते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, बहुत सारी जानकारी डॉक्टर्स को और एक्सपर्ट्स को है, और सबसे बड़ी बात जो वैक्सीन हमारे पास है। तो मेरा मानना है कि अगर हम इन सबका उपयोग हम अच्छी तरह करें, समझदारी से करें, संयम से करें, थोड़ा अगर पैनिक नहीं हो, तो मेरा मानना है कि जो लॉकडाउन या जो कर्फ्यू वगैरह जो है ये बहुत कम समय तक चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि स्थितियाँ अलग है। पिछली बार की स्थिति में हमें कुछ पता नहीं था, हमको समय की आवश्यकता थी, तब जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कुछ भी नहीं था। हमारे यहाँ न तो कोई पीपी किट बनती थी, न मास्क तक नहीं बनते थे, दवाइयों की तो बात बहुत दूर तक की है। पर हमने तैयारी की, हमने उस समय में अपने आप को वेल इक्विप किया और आज चूंकि बहुत ही तेजी से बढ़ा है, इसलिए बात सही है कि हमको व्यवस्थाएं चरमराती दिखाई दे रही हैं। तो मेरा मानना है कि स्थिति बहुत दिन तक नहीं रहेगी। आवश्यकता है संयम की, आवश्यकता है अनुशासन पालन करने की, और जो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोटोकॉल बनाते हैं, जो व्यवस्था बनाते हैं, जो सिस्टम बनाते हैं, उन सिस्टम में भरोसा अगर अपन करेंगे तो मेरा यही निवेदन होगा आपके माध्यम से जनता से कि डरे नहीं, घबराए नहीं, मध्य प्रदेश में विश्वास करें। विपक्ष ये भी कह रहा है कि बीच में स्थितियां ठीक हुई थी, जो स्थितियां ठीक हुई उसमें उपचुनाव करा लिए गए, आखिर वो स्थिति को हमें यूज करना चाहिए था। स्थितियां ठीक हुई थी, कम पेशेंट्स आ रहे थे, तो तब हमें अपने मेडिकल सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और उसका जो खामियाजा है वो अब हमें भुगतना पड़ रहा है। ये विपक्ष भी कह रहा है, जनता के जरिए भी ये बातें सामने आ रही हैं कि और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था जब हमें अभी 5-6 महीने का समय मिला था। तो देखिए, ये दोनों ही बातें भूल जो है, कुछ भूल दोनों स्तर पर हुई है। ये भी लोगों को लगा कि चूंकि मतलब फरवरी महीने में ऐसा लगा अब तो कोरोना गया, और हमने देखा कि शादी समारोह हो चाहे और सामाजिक कार्यक्रम हो, ये सारे के सारे बहुत तेजी से होने लग गए। जिस तरह शादियां हजारों लोग उसमें जाने लग गए, मेले यहाँ पर होने लग गए। कुल मिलाकर के कुछ भूल समाज में जनता के स्तर भी बड़ी हुई है, और कुछ ये बात भी बिल्कुल सही है कि जितनी तैयारी सरकार की उतनी तैयारी इसलिए होती नहीं दिख रही कि जो फैलाव जो बहुत तेजी से हुआ है, इतने कई गुना इस रोग का फैलना ये शायद किसी ने पहले भी एस्टिमेट नहीं किया होगा, इसलिए वो एस्टिमेट भी गलत हुए हैं, इसलिए भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। पर फिर भी मेरा मानना है कि स्थितियाँ जो आज जो है वो नियंत्रण में है, और आज हमारे पास बहुत कुछ है जो पिछले समय नहीं था। जो हमारे पास बहुत कुछ है उसका अगर उपयोग हम करेंगे तो मेरा मानना है कि बहुत कम समय में हम इस कोरोना पर विजय और कंट्रोल जरूर प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जनता को संबोधित किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू लगाना चाहिए और जनता खुद ये तय करे कि उन्हें बाहर नहीं निकलना है। जैसा जनता कर्फ्यू पिछले साल सफलतापूर्वक लगाया गया था वैसा ही जनता कर्फ्यू इस बार भी लगाया जाए। लेकिन हम स्थितियां देखते हैं विवेक जी, लोग बाहर निकलते हैं, जब तक फॉर्मली आप लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे, कर्फ्यू लागू नहीं करेंगे, तो शायद लोग उसका पालन नहीं करेंगे। लोगों पर शायद छोड़ देंगे तो वो लापरवाही बरत रहे हैं अभी भी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आह्वान है, उनकी ये अपील है जनता से, और मैं कहना चाहूँगा मध्य प्रदेश की जनता को कि उस अपील की ओर ध्यान दें और सुधरें। नहीं तो जिस प्रकार से ये जो अभी कर्फ्यू भी लगाया गया है, कोरोना कर्फ्यू कहें इसको, ये भी एक तरह से मजबूरी ही है। ये कोई इसका इलाज या उसका कोई उपाय नहीं है, पर समय लेने के लिए, टाइम बाय करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए सब करना पड़ता है। और इसलिए मेरा मानना है कि ये मजबूरी है। कोई भी नहीं चाहता कि कारोबार बंद हो जाए, पर अगर हम पर्याप्त सावधानी नहीं बरतें, अनुशासन का पालन नहीं करें, तो मजबूरन उस स्थिति में हमको आना पड़ सकता है। इसलिए मेरा भी यही निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री ने जब जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है तो वॉलंटियरली अपन
पालन करें, आवश्यक जरूरी है उतना ही घर के बाहर निकलें, संभव हो तो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलें, अपने जो मित्र हैं, परिवार हैं, उनके साथ रहें और ये कर्फ्यू का पालन मीडिया करें। भी लगातार यही अपील कर रहा है। रोको टोको अभियान के तहत हम भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि वो जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले तो फिर गाइडलाइंस का पालन करें। एक डिसीजन कल लिया गया है, बड़ा डिसीजन विवेक जी, वैक्सीनेशन को लेकर कि अब 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं और क्या उतना तैयार है ग्वालियर संभाग? देखिए, बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि ये देखने में आया कि जो प्लान पहले बनाया गया था वैक्सीनेशन का, ये भी मतलब वास्तव में मैं कहूँ कि एक हमारा दुर्भाग्य ही कहूँ कि जिन लोगों के लिए वैक्सीन लगनी थी पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, वो सभी लोग टर्न अप नहीं हुए। वास्तव में अगर वो सब लोग टर्न अप होते तो मेरा मानना है कि आज कुछ पिक्चर भी अलग होती। पर अच्छी बात है, 18 साल से ऊपर के लोग जो हमारे देश के नागरिक, मेरा युवक हैं, उनके लिए फिर ये एक बार फैसिलिटी आई है। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, तत्काल 1 तारीख से ही प्रारंभ करें इसका वैक्सीनेशन करना, क्योंकि आज अधिक से अधिक मात्रा में वैक्सीनेशन हो, यही कोरोना से उपाय है लड़ने का। अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो हम कोरोना पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जितना अधिक वैक्सीनेशन होगा उतना अधिक जल्दी हम कोरोना से विजय प्राप्त कर सकेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे देश के युवा, पूरे प्रदेश के युवा आगे बढ़ेंगे और बढ़ चढ़कर इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भाग लेंगे। बिल्कुल, कांग्रेस कह रही है कि हमारे इस सलाह को पहले ही मान लिया होता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि राहुल गांधी ने ये कहा था पहले ही कि वैक्सीनेशन सभी के लिए अलाउ कर देना चाहिए। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने भी ये कहा था कि पहले ही लागू कर देना चाहिए कि 18 साल से ऊपर के लोग भी वैक्सीनेशन करा सकें, क्योंकि छत्तीसगढ़ तैयार है इसके लिए। और अब विपक्ष ये कह रहा है कि राहुल है तो रास्ता है। अच्छा हुआ कि राहुल गांधी की बात आपने जल्दी सुन ली। ये श्रेय लेने की जो बात है वो अब आ रही है सामने। देखिए, सबसे बड़ी अब ये राजनीति नहीं होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक श्रेय लेने की बात है, हमारा ये पहला देश दुनिया में जो वैक्सीन हम लोग बना रहे हैं, और जो पहला जो वैक्सीन कोविशील्ड बना है वो केवल भारत का नहीं था, उसमें अमेरिकी की भी पार्टनरशिप थी। इसलिए जो बार बार आलोचना की जाती है कि हमने एक्सपोर्ट कर दिए, ये बिल्कुल निराधार है। जो लोग नहीं समझ रहे वो इस तरह की बातों पर ध्यान देते हैं। हमारा ऑब्लिगेशन था, वो जो वैक्सीनेशन भारत में बनी थी वो केवल भारत के लोगों के लिए नहीं थी, हमारा दुनिया के प्रति, और जिन्होंने हमको मदद की थी बनाने में, अमेरिका ने, उनके प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और वो हमने पूरी की है। और छोड़िए, ये बात भी छोड़िए, अब सरकार ने ये तय किया है कि जो भारतीय वैक्सीन है उसकी भी उत्पादन बढ़ाया जाए, और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी उसका भी उत्पादन कई गुना बढ़ रहा है। विदेशों से भी हम लोग वैक्सीन आयात करने वाले हैं, और अब तो प्राइवेट लोग भी वैक्सीन इंपोर्ट करके लगवा सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था भी अब होने जा रही है। तो मेरा मानना है कि बहुत व्यापक स्तर पर ये वैक्सीनेशन, टीकाकरण इस देश के अंदर 1 मई से प्रारंभ हो जाएगा। अब कोई मतलब बंदिश नहीं रहेगी किसी को भी वैक्सीन करने के लिए। तो मेरा तो यही निवेदन है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी इसमें आगे आएँ, मतलब निजी भी संस्थाएं आगे आएँ, और इस देश में अधिक से अधिक लोग जितने जल्दी जिनको टीकाकरण अपन कर सके, तो मेरा मानना है कि जरूर कोरोना से विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत जल्दी अगर हम 50-60 करोड़ लोगों को वैक्सीन कर देते हैं तो मेरा मानना है बहुत बड़ी विजय हमारी कोरोना पर होगी। और एक बार फाइनली निर्णायक तौर पर हम कोरोना से विजय प्राप्त करने के लिए वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा हथियार आज हमारे पास है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक और पहल की गई है, और वो पहल है विवेक जी की राशन बांटा जाएगा 3 महीने का गरीबों को। इस पहल को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले भी ऐसी पहल सामने आई, लेकिन धरातल पर स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उन गरीबों तक राशन नहीं पहुंच पाता। दूसरा ये कि एक बार फिर से काढ़ा बांटने का काम किया जाएगा, क्योंकि वाकई कारगर साबित होता है। अगर कोई भी घरेलू नुस्खों को अपनाता है तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहती है, ये सभी मानते हैं, डॉक्टर्स भी मानते हैं। तो अब काढ़ा भी बांटा जाएगा, 3 महीने का राशन भी दिया जाएगा। लेकिन कई जगह जो मजदूर हैं वो कह रहे हैं कि हमें सरकार की इन बातों पर भरोसा नहीं है। उनको भरोसा दिलाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, जो पीडीएस सिस्टम जो है जिसके अंतर्गत ये राशन बांटा जाने वाला है जी, मैं तो कहता हूं कि अभी जब पिछली बार जो कोरोना हुआ तो करीब 80 करोड़ लोगों को राशन, करीब 9 महीने तक राशन दिया गया। और आज जो हमारे देश के अंदर परिस्थिति उतनी नहीं बिगड़ी, इसका कारण ही यही है कि जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों की अगर राशन की व्यवस्था सरकार करे 9 महीने तक, तो ये बिल्कुल लाजमी है कि किसी भी तरह की अराजकता या किसी भी तरह का और रोष इस देश के अंदर नहीं फैला। और मैं मध्य प्रदेश शासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश शासन ने भी 3 महीने के लिए इसी तर्ज पर फिर से सबको राशन देने का जो एक योजना बनाई है, वो वास्तव में विवेक जी, मैं चाहती हूँ कि एक बार जनता से आप भी अपील करें कि वो मास्क लगाकर बाहर निकले। जनप्रतिनिधि हैं आप, आइकन हैं आप, जरूर जी मीडिया के इस प्लेटफॉर्म से लोगों से एक बार आप अपील करें कि पैनिक बिल्कुल ना हो।
जी मैं सभी सुनने वाले देखने वाले भाइयों बहनों को निवेदन करना चाहूँगा कि इस संकट की घड़ी में हम जरा भी धीरज नहीं खोएं, संयम रखें। मैं पहले भी कह चुका कि जो पहले लॉकडाउन के समय जो परिस्थितियाँ थीं उससे आज हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। पर एक बात बहुत आवश्यक है, जो प्रोटोकॉल का पालन करें। मास्क ही आज एकमात्र उपाय है। मास्क पहने, मास्क के प्रति आग्रह करें। अपने घर में, परिवार में, मित्रों में बिना मास्क के बिल्कुल बाहर नहीं निकलें। आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीनेशन करवाएं। मेरा मानना है अगर इन बातों की ओर हम ध्यान देते हैं तो बहुत जल्द हम कोरोना से विजय प्राप्त कर सकेंगे। और ये संदेश जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हमारे घर पर काम करने वाले हमारी मेड सर्वेंट्स, हमारे मित्र, हमारे परिवार, हमारे जहाँ हम काम कर रहे हैं, उन लोगों को सब तक ये संदेश पहुंचाएं। ये निवेदन मैं आज आपके माध्यम से सभी लोगों से करना चाह रहा हूँ। ठीक, विवेक जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्वालियर से सांसद विवेक नारायण शेजवलकर जी हमारे साथ जुड़े और रोको टोको अभियान के वो साझेदार बने। उन्होंने अपील की है कि आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, घर से बाहर निकलें तो कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका जरूर आप पालन करें।